बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो नावल स्टार्ट करने जा रही हूँ उसका नाम है RIP अज़ कलम सोफिया ईमान। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का क्राइम थ्रिलर नावल है और सस्पेंस से भरपूर है। उम्मीद है आपको नावल पसंद आएगा। नावल शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना मत भूलें। थैंक यू। ये कहानी और इसमें मौजूदा किरदार सिर्फ तख़य्युलात हैं। किसी भी वाक़या, कहानी या शख्स से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। अगर किसी किस्म की मुमासलत पाई जाती है तो ये सिर्फ इत्तफ़ाक़ समझा जाएगा। कहानी शुरू करते हैं। प्रोलॉग। सर्द, सफ़ेद और लाल। ज़िला एबटाबाद के देही इलाकों में शदीद बर्फ़बारी और मौसम की ख़राबी के इम्कानात शहरियों को घरों में रहने की तलकीन। सिंक में पड़ी आखिरी चंद प्लेटें धोते हुए इस 30 साल औरत ने एक निगाह सामने सिंक के पीछे लगी खिड़की से बाहर दौड़ाई। हल्की हल्की बर्फबारी तो सुबह से ही जारी थी, पर अब ढलते दिन के साथ जोर पकड़ती जा रही थी। पश्त पर चलते टीवी पर नशर होती खबरों से परेशान कर रही थी। उसका शौहर लकड़ियां जमा करने का कह कर गया था और साथ उसका 7 साला बेटा भी जिद करके चला गया था। घर में आतिशदान की लकड़ियां ख़त्म थीं, सो कल तक का इंतज़ार नहीं किया जा सकता था। उसने 2 कदम पीछे होकर घर के लाउंज से बाहर को खुलते दरवाजे पर एक निगाह दौड़ाई। दरवाजे का एक पट ज़रा खुला छोड़ा गया था, जो कि इसका शौहर खुद ही खुला छोड़ गया था। आखिरी प्लेट धोकर लगाई और रबड़ के दस्ताने उतारकर स्टैंड पर लगाए। टीवी पर मौजूद एंकर अब शाम की खबरें फिर दोहराने लगी थी। जिला एबटाबाद के देही इलाकों में शदीद बर्फबारी और मौसम की खराबी के इम्कानात, शहरियों को घरों में रहने की तलकीन। हाथों पर मॉइस्चराइजर लगाती वो कमरे की तरफ जा रही थी जब अचानक दरवाज़ा खुला। बर्फ़ की तह में इजाफा, ट्रैफिक बुरी तरह से जाम, पस मंज़र खबरों की नशरियात जारी थीं। आ गए आप। उफ़, किस कदर मौसम ख़राब हो जा रहा था। वो कमरे के बजाय बाहर के दरवाजे की तरफ चल दी। मुस्कुराहट लिए चेहरे के साथ उसने दरवाजे से दाखिल होते उन जूतों को देखा। गाड़ी बर्फ़ में फंस जाने की सूरत में दर्ज बाला तदाबीर अपनाएं। लम्हे भर को मुस्कुराहट सिमटी। आहिस्तगी से चेहरा उठाया। एबटाबाद के उस सर्द शाम में मौजूद वो अनजान चेहरा उसकी पुतलियों को जमा देने को काफ़ी था। एबटाबाद पर रात उतरे 1 घंटा गुजर चुका था। शौहर बेटे के साथ अभी तक बाहर दरख्तों से नहीं लौटा था। आधे से ज़्यादा खुले दरवाजे के साथ घर सुनसान पड़ा था। वहाँ का घर के दरवाजे से निकलते ही बर्फ़ पर किसी खून आलूद वजूद के घसीटे जाने के साफ निशान थे। जिला एबटाबाद के देही इलाकों में शदीद बर्फबारी और मौसम की खराबी के इम्कानात, शहरियों को घरों में रहने की तलकीन। नशरियात जारी थीं। एक लंबी धार जो घसीटते वजूद के साथ बनी थी, अब आहिस्ता आहिस्ता ताज़ी पड़ती बर्फ़ के नीचे छुपती जा रही थी। एबटाबाद की सर्द रात में सफ़ेद बर्फ़ पर लाल खून का एक और खामोश खेल खेला जा चुका था। मौजूदा कहानी। जाए हादसा को मुकम्मल ब्लॉक कर दिया गया था। चढ़ते दिन के साथ आहिस्ता आहिस्ता आसपास शहरियों का हजूम बढ़ता जा रहा था। स्कूल की तरफ जाते बच्चे किसी तजस्सुस से रोड के किनारे रुक कर नीचे ढलान की तरफ होती कार्रवाई देख रहे थे। भूरे और स्याह शालों में लिपटे अपने अपने कामों पर जाते मर्द भी पल भर को रुकते और फिर नफ़ी में सर हिलाते वहाँ से चलते बने। शायद वहाँ सब जानते थे। एबटाबाद के लोग एबटाबाद की रातों के राज से वाकिफ थे, या शायद नहीं। एबटाबाद पुलिस स्टेशन के डिटेक्टिव डिवीजन से इन्वेस्टिगेशन टीम पहुँच चुकी थी। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन अलाया अपने ID कार्ड दिखाती वो क्राइम सीन की सील उठाकर क्राइम एरिया में दाखिल हुई। ये हैं क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटर इलाया गुलजार। पुलिस यूनिफॉर्म से इन्वेस्टिगेटर्स का ताल्लुक शाज़ो नादिर सा ही होता था। ब्लैक जीन्स पर वाइट हाइनक और ऊपर ब्राउन जैकेट पहने, सर पर बड़ी सी ऊनी टोपी ले रखी थी। गर्दन पर लिपटे शॉल नुमा मफलर को नीचे किया कि नाक और कान मफलर से बाहर झांकते लगे। 5 फुट 2 इंच के कद के साथ सब साथियों के दरमियान में निस्बतन छोटी लग रही थी। आंखें कोट के हमरंग गहरी भूरी थीं। पीछे पीछे टीम के तमाम मेंबर्स भी दाखिल हुए। रात भर बर्फ़ की पड़ने की वजह से वहाँ चलना कदरे मुश्किल था और वहाँ इन्वेस्टिगेट करना और भी नामुमकिन। वहाँ आते ही वो चारों, अलाया और इसके टीम मेंबर्स, एकदम ठटके थे। वहाँ लाश के पास पहले से ही एक शख्स मौजूद था। भारी भरकम स्याह कोटेड भूरा मफलर लपेटे, ग्लासेस की ओर से वो लाश के करीब पंजों के बल कुछ तलाशने में मसरूफ़ था। सफ़ेद दस्ताने सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरा करने को बस उंगलियों तक बामुश्किल चढ़ाए थे। अलाया के चेहरे का जाविया बिगड़ा। एक्सक्यूज़ मी सर, शायद आपको मालूम नहीं कि क्राइम सीन पर यूँ आपका मौजूद होना सही नहीं, और फिर आप एविडेंस के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। वो हाथ बांधे उसके सर पर खड़ी थी। जवाब में आई खामोशी से साफ मालूम होता था कि वो शख्स इलाया की बात मुकम्मल इग्नोर कर चुका है और बस हमेशा की तरह इलाया का जब्त दूध उबलने से भी ज़्यादा रफ्तार से जवाब दे गया।
इलाया उसके भारी भरकम कोट का कॉलर पकड़ के उसे उठाना चाहती थी। एक तो इन गुलहरियों ने दिमाग खराब कर रखा है। उसे से बोलती वो तकरीबन उसे कॉलर से पकड़कर खड़ा कर चुकी थी। इलाया की जानिब उस शख्स की पश्च थी। खड़े होते हुए वो कद में इलाया से अच्छा खासा ऊंचा हो गया था। उस शख्स ने झटके से खुद को छुड़ाना चाहा, इससे पहले कि उसका कॉलर इलाया के हाथों से निकलता। एबटाबाद पुलिस स्टेशन के डिटेक्टिव डिवीजन के चीफ इलियास साहब, जो कि छोटे कद और चटेलगंज की वजह से मशहूर थे, एक तरफ से तकरीबन भागते हुए आ रहे थे। ओह मिस्टर आरिश, आप इतनी जल्दी आ गए। लगता है आप सीधा एयरपोर्ट से यहाँ आ गए हैं। मैं स्टेशन में आपकी आमद एक्सपेक्ट कर रहा था। कहते कहते वो इलाया के सर पर पहुंचे। इलाया ने इलियास साहब की जानिब हैरत से देखा। ये इन्वेस्टिगेशन टीम के नए कैप्टन हैं, इंस्पेक्टर। टीम कैप्टन सुनना था कि इलाया ने झट से कॉलर छोड़ा। वो शख्स जो पहले से ही कॉलर छुड़ाने के लिए जोर लगा रहा था, यूं अचानक कॉलर छोड़े जाने पर मुंह के बल जमीन बोस हो गया। सबने एक साथ इलाया की शक्ल देखी और फिर उस जमीन बोस शख्स की पश्त। टीम कैप्टन, इलाया ने दबी आवाज में चीखते हुए कहा, फिर एक निगाह उठाकर सामने खड़े 3 नमूनों पर डाली, जो कि बराबर हैरत से इलाया को देख रहे थे। इंस्पेक्टर आरिश अपना कोट झाड़ते खड़े हुए। ओह आई सी, माथे पर बल वाजे थे। मैं पाकिस्तान के एक छोटे इलाके के गैर तहजीब याफ्ता लोगों से ऐसा वेलकम ही एक्सपेक्ट कर रहा था। लहजे में अजीब गैर शनासाई सी थी, कहता वो इलियास साहब की जानिब मुतवज्जे हुआ। इलाया जवाब में कुछ कहना चाहती थी, लेकिन फिर इलियास साहब की घूरी पर खामोशी से दूसरी तरफ जाकर लाश का मुआयना करने लगी। बाकी तीनों भी काम पर लग गए। उस औरत के शौहर ने रात की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और आज फजर से कुछ वक्त कबल एक शहरी को उस औरत की लाश इंतहाई नाजेबा हालत में बर्फ से आग ढकी मिली थी। आंखों पर खून आलूद पट्टी बंधी थी, आंखें किसी नुकीली चीज से फोड़ी गई थीं। साद, टीम का सबसे कम उम्र मेंबर, लाश और लाश से मुतल्लिका चीज़ों की तस्वीर ले रहा था। मिस्टर इलियास के जाते ही इंस्पेक्टर आरिश वापस लाश की तरफ मुतवज्जे हुए। ये इस नौयत का 5वां मर्डर था। न जाने क्या सोचकर साद ने यह बात कही थी। इलाया ने सर उठाकर इसे घूरा था। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी नई टीम मैथ्स में इतनी अच्छी है, कहकर इंस्पेक्टर आरिश ने एक नज़र उन पर डाली। सिर्फ मैथ्स में ही अच्छी है। इस्तेज़ाया मुस्कुराहट वाज़ेह थी। कोई सुबह सुबह इलाया के अंदर मौजूद खूनख्वार बिल्ली को ललकार रहा था, पर इलियास साहब अभी ज़्यादा दूर नहीं गए थे और फिर इसका फ़ोन बजने लगा। साफ लफ्ज़ों में वो उन्हें अभी तक मर्डर को ना ढूंढ पाने का ताना दे रहा था। इलाया ने नाक चढ़ाई और फिर बड़बड़ाती अपनी कॉल रिसीव करने लगी। 3 मंजिलों पर मुश्तमिल वो एबटाबाद पुलिस स्टेशन की इमारत है। बिल्कुल सड़क से लगते दाखिली दरवाजे के बाद एक अदद सहनुमा हिस्सा, जहां एक तरफ कैदियों को सिटी जेल ले जाने वाली बसें मौजूद हैं और दूसरी तरफ खुले आसमान तले कुछ बेंचेस लगे हैं। वो मुख्तसर सहन अबूर करके इमारत का कदरे भारी और शीशे का दाखिली दरवाज़ा पार करते ही एक वसी साफ़ सुथरा और एयर कंडीशन रिसेप्शन एरिया है, जिसमें एक तरफ शिकायत दर्ज करवाने के डेस्क लगे हैं और FIR कटवाने जैसी बाकी मामलात के कैबिन हैं। दूसरी तरफ चंद लॉकअप्स हैं, जहां अभी भी इक्का दुक्का मुजरिम रात गए किसी छोटे मोटे जुर्म के बदले में बंद हैं। रिसेप्शन के इख्तिताम पर एक चौड़ा बड़ा स्टेयरकेस है, जो कि मतवाजी तरफ मजीद 2 छोटे हिस्सों में बढ़कर दूसरी मंजिल की तरफ जाता है। उन सीढ़ियों को अबूर करते दूसरी मंजिल पर जाया जाए तो वहाँ मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के सेल्स और हर डिपार्टमेंट के चीफ के अफसर ऑफिस हैं। अगर दूसरी मंजिल पर रोके बगैर वही स्टेयर्स मजीद ऊपर की तरफ जारी रखी जाएं तो वो तीसरी मंजिल पर ख़त्म होती हैं। वहाँ तीसरी मंजिल पर इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, स्पेशल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिटेक्टिव यूनिट और एक वसी एविडेंस रूम है। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिटेक्टिव यूनिट की टीम अभी भी हादसा से वापस लौटी थी। लाश और मुतल्लिका एविडेंस फॉरेंसिक के लिए भिजवाए गए थे। सरमद, उनकी टीम का दूसरा मेंबर, औरत के शौहर से सवालात पूछने में मसरूफ़ था। इंस्पेक्टर आरिश एविडेंस रूम में पिछले 4 मर्डर के एविडेंस और फाइल्स चेक करने में मसरूफ़ थे। इंग्लैंड से क्रिमिनोलॉजी और कानून की आला डिग्रियों के साथ तेज़ दिमाग, शातिर सलाहियतें। साथ तो जैसे किसी फ़ैन की तरह आरिश के आगे पीछे फिर रहा था। इलाया एविडेंस रूम के सामने मौजूद अपने ऑफिस में बैठी बिगड़े चेहरे के साथ एविडेंस रूम की खिड़की से अंदर उन दोनों को देख रही थी। आरिश खिड़की के करीब ही बैठा था, क्लीन शेव के साथ, सर पर नफासत से स्टाइल किए गए बाल, उसके कान कदरे छोटे थे। इलाया की हंसी निकली, जो कि बर वक्त काबू कर ली गई। शॉर्प जालाइन और गर्दन टर्टल नेक में ढकी हुई थी। इब्राहिम, टीम का तीसरा मेंबर, सबके लिए कॉफ़ी लेकर आया था। इलाया के सामने कप रखकर वो अंदर साद और आरिश को कॉफ़ी देने चला गया। इलाया ने दोनों हाथों से कप पकड़ा और कप की गरमाइश अपने हाथों में उतारना चाही। बाहर पड़ती गज़ब की सर्दी ने पहले ही उसका दिमाग जमा रखा था।
और ऊपर से सुबह सुबह के अजीम वाक़ये ने उसका मूड मज़ीद ख़राब कर दिया था। मकतूल औरत का शौहर जा चुका था। सरबत फोरेंसिक से आई कुछ फाइल्स और औरत के शौहर का बयान लेकर इलाया के सामने आ बैठा। पानी गर्दन तक पहुंच चुका है। इस दफ़ा सख्त ऑर्डर्स आए हैं और अगर हम मर्डरर को ना ढूंढ पाए तो हमारी छुट्टी पक्की। सरमद ने गले पर हाथ फेरते हुए कहा। इलाया फाइल्स खोलकर देखने लगी जैसे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक नई टीम भी जल्द तश्कील दी जा रही है हमारी नाकामी की सूरत में। सरमद की बात अभी बीच में ही थी और ये बात तो इलाया की अना पर जाकर लगी थी। शट अप, इस दफ़ा वो मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। इलाया ने फाइल्स पर जोर का मुक्का मारा, धम की आवाज़ पर। साद और आरिश ने बैक वक्त खिड़की से बाहर इलाया के कैबिन की जानिब देखा। जितना आरिश उनके लिए अनोखा था इतना ही वो आरिश के लिए अनोखे थे। आरिश, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी जो मैंने तुमसे शादी की। हमेशा की तरह आंसुओं की कतार और गुस्से से पागल होती मेरी अम्मी अब्बू पर चिल्ला रही थी। मैंने अपने कमरे के दरवाजे की झुर्री से बाहर झांक कर देखा। वहाँ लाउंज में करीब ही बैठे अब्बू भी गुस्से में कुछ कह रहे थे, लेकिन वो सख्त जब्त की अपनी जगह बैठे गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। फिर मैंने अब्बू को उठकर जाते देखा। वो अपना कोट उठाकर सीधे घर से बाहर निकल गए और पीछे मेरी अम्मी। वो अब ऊंची ऊंची कहके लगाते अपने मगरमच्छ के आंसू साफ कर रही थीं। यकीनन वो अपना कोई नया मुतालबा मनवा चुकी थीं। फिर मुझे अम्मी मेरे कमरे की तरफ आती दिखाई दी। मैं दरवाजे से हटा और भागकर अपने बिस्तर में जा घुसने में ही आफियत जानी। ओ, मेरा बेटा किधर है? वो मेरे कमरे में दाखिल हुई तो मैं जल्दी से सोता बन गया। तुम अभी तक सो रहे हो? वो दरवाजे में खड़े खड़े बोली। मुझे खौफ से पसीना आ रहा था। अच्छा चलो कोई बात नहीं, जब भूख लगे तो मुझे बता देना, कहती वो दरवाज़ा बंद करके चली गई। मैं एकदम से उठ बैठा। अब्बू, मुझे अब्बू के पास जाना है। मुझे पता था कि अब्बू हमेशा लड़ाई के बाद कहाँ जाते थे, सो मैं खामोशी से अपने जूते पहनकर घर से निकल गया। हमारा घर इस्लामाबाद के पहाड़ी इलाकों में मौजूद एक गांव में था। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो हम लोग शहर में रहते थे, लेकिन फिर यहाँ गांव में आ गए। मेरे अब्बू इस्लामाबाद के मशहूर यूनिवर्सिटी में न्यूरोलॉजिस्ट लेक्चरार थे, लेकिन फिर उन्होंने लेक्चरार की जॉब भी छोड़ दी। और मेरी अम्मी तब भी वैसी ही थी और अब भी। घर से निकलकर मैं कस्बे के पीछे मौजूद पहाड़ी की तरफ चल दिया। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरी पहाड़ी पार करके मैं एक तरफ बनी झोंपड़ी में आ गया। ये झोंपड़ी मेरे अब्बू की इकलौती सुकूनगाह थी। कदमों की चाप पैदा किए बगैर मैं खामोशी से अब्बू के पीछे आ बैठा। अब्बू, हम दूसरों को तकलीफ़ क्यों देते हैं? अपनी पश्च पर आवाज़ सुनकर प्रोफेसर साहब एकदम चौंके और घुटनों में दिया सर उठाया। पहले चौंके, फिर एकदम से मुस्कुराते मुड़े, इससे पहले कि वो कुछ बोलते। बल्कि हम दूसरों को तकलीफ़ क्यों नहीं दे सकते? और यही उनकी मुस्कुराहट सिमटी थी। नहीं, वो ज़ेरे बड़बड़ाए लहजा जैसे मायूस था। जिस खौफनाक हकीकत से वो भागना चाहते थे वो यूं पूरे कद के साथ उनके सामने आ खड़ी हुई थी। फिर कुछ संभलते थके से अंदाज में वो घुटनों के बल बैठे और मेरे कंधों पर हाथ रख कर बोले, लेकिन तुम किसी को तकलीफ़ नहीं दे सकते। तुम अपनी माँ जैसे नहीं हो, समझे? पर अम्मी कहती हैं कि मैं आप जैसा भी नहीं हूँ। प्रोफेसर की आंखों का मंजर बदल कर पल भर को चकरा सा गया। उन्होंने फ़ौरन उसे गले से लगाया था। तुम मेरे जैसे ही हो, तुम मेरे बेटे हो, बिल्कुल एक आम और अच्छे इंसान। क्या इंसानों की भी किस्में हुआ करती हैं? अगर हाँ तो किस बुनियाद पर? एक तवील खामोशी और फिर एक गहरा सांस। मैं कभी समझ नहीं पाया कि अब्बू को मेरे मुख्तलिफ होने से क्या मसला है। हम अपने मामूल के चेकअप के लिए क्लिनिक में मौजूद थे। मैं पिछले 3 माह से अपने अब्बू के साथ यहाँ शहर इस हॉस्पिटल में अब्बू के दोस्त के पास चेकअप के लिए आ रहा हूँ। वो सिर्फ एक चेकअप नहीं, एक पूरा डायग्नोसिस प्रोसेस था। वहाँ मैं अकेला नहीं होता था, बल्कि कुछ और भी लोग और बच्चे होते हैं। ज़्यादा नहीं, गिनती के 8-7 शायद। क्लिनिक से निकल के मैं और अब्बू हॉस्पिटल के लॉन में लगे बेंचों पर से एक बेंच पर बैठ गए। शायद मुझे कोई बीमारी है, शायद कोई दिमागी बीमारी, लेकिन मुझे कभी अब्बू और डॉक्टर की बातें समझ नहीं आईं। अब्बू, क्या मुझे कोई बीमारी है? और अगर मुझे कोई बीमारी है तो भी इसमें डरने की बात क्यों है? मुझे आज तक समझ नहीं आया कि डर कैसा होता है। मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता। अब्बू खामोशी से मुझे देखे गए, लेकिन उनका चेहरा, वहाँ गुस्सा और पछतावा था। मैं साफ पढ़ सकता था। पर क्यों? नहीं, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है।
वो थके हुए लहजे में बोले थे, फिर एकदम से वो उठ गए और ज़रूरी काम का कहकर अंदर चले गए। तुम भी पागल हो? कोई मेरे बहुत नज़दीक से बोला था, बिल्कुल मेरे बराबर में। मेरी सोचों का तसलसल टूटा। मैंने चेहरा घुमाकर अपनी दूसरी तरफ देखा। वहाँ मेरी उम्र की 7-8 साल एक लड़की खड़ी थी। मैं उसकी बात समझ नहीं सका, बस गुमगुम उसे देखा गया। तुम मेरे साथ खेलोगे? वो एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ बोली। मैंने इस बात में सर हिलाया और उसके साथ चल दिया। वहाँ हॉस्पिटल के अगली तरफ लॉन और पिछली तरफ खाली अहाता था, जहाँ दरख्त और कचरा पड़ा था। वो मेरा हाथ पकड़े मुझे वहाँ ले आई। तुम किस तरह के खेल खेलते हो? वो दरख्त के करीब रुक कर बोली। मैं ज़्यादा नहीं खेलता, मुझे टीवी देखना और किताबें पढ़ना पसंद है। तुम्हारे दोस्त हैं? मैंने नफ़ी में सर हिलाया। क्या तुम वो खेलोगे जो मैं खेलती हूँ? ये कहकर वो दरख्तों की जड़ों में कुछ ढूंढने लगी, फिर कहीं से खरगोश का बच्चा पकड़ लाई और मेरे सामने लाकर हवा में लहराया। तुम्हें जानवर पालने का शौक है? मैंने पूछा। नहीं तो? वो हंसते हुए नफ़ी में सर हिलाने लगी। तो फिर? इसने अपने बालों से एक बैंड उतारा और वो रबड़ बैंड खरगोश के नन्हे से बच्चे के गले में डाल दिया। मैं ना समझी में उसे देखे गया। फिर अगले ही पल वो रबड़ बैंड को जैसे बालों में बल देते हैं पोनी बनाने के लिए, ऐसे ही खरगोश के बच्चे के गले में बल देने लगी। 1, 2, 3। खरगोश के बच्चे के मुंह से घुटी घुटी आवाज़ निकल रही थी। इसने चौथा बल दिया और फिर 5वां। बच्चा उसके हाथों में तड़पने लगा। उसकी उबलती आंखों से खून की लकीरें निकलकर सफ़ेद चेहरे पर फैलने लगीं। वो लड़की खिलखिलाकर हंसने लगी। फिर बोली, सफ़ेद और लाल, मुझे सफ़ेद और लाल का कम्बिनेशन पसंद है। तुम्हें मेरा खेल पसंद आया? वो हाथ में पकड़े मरे बच्चे को सहला रही थी। इस खेल का क्या नाम है? मैंने दिलचस्पी से पूछा। मैं इसे रेस्ट इन पीस कहती हूँ। ओह, तुम्हारा नाम क्या है? वो 2 कदम आगे को आई। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता किसी ने मेरा बाजू खींचा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो अब्बू थे। मैं इसके साथ खेल रहा था। मैंने लड़की की तरफ इशारा किया। लेकिन ये क्या, ना वहाँ लड़की थी ना खरगोश का बच्चा। अच्छा, अब चलो यहाँ से, हमें जल्दी गांव के लिए निकलना है। मुझे तकरीबन घसीटते अब्बू बाहर की तरफ चल दिए। वो वापस दरख्त की ओट से निकली और फिर मुझे अलविदाई हाथ हिलाने लगी, हत्ता कि हम उसकी निगाहों से ओझल हो गए। मौजूदा कहानी। सामने बोर्ड पर 5वां मर्डर की मालूमात मौजूद थी, मगर मजाल है कोई एक लिंक भी जुड़ पा रहा हो। इलाया तीसरी दफ़ा क्राइम एरिया छान कर आ चुकी थी। वो 5 वहाँ मौजूद थे। कुछ ऐसा जो इन 5 मर्डर्स में कॉमन हो, जैसे कि इलाया थोड़ी खुजाती हुई बोली। वो 5 औरतें थीं। साद ने फट से जवाब दिया। ओह हाँ, मुझे तो लगा था कि उनमें से 3 लंबे बालों वाले मर्द हैं। सरमद ने बला की हैरत से कहा। साद का मुंह बिगड़ा। सब औरतों की उम्रें 20s में थे। सबका ताल्लुक इसी इलाके से है। सब मर्डर्स शदीद बर्फ़बारी की रात में ही हुए हैं। इलाया अपनी डायरी पर मुसलसल बॉल पॉइंट चलाते हुए बोल रही थी। हर सीरियल किलर का एक ट्रिगर होता है, कुछ ऐसा जो इसकी किलर रूह को जगा देता है। इब्राहिम बोर्ड पर इधर उधर हाथ मारता बोल रहा था। कोई मौसम, कोई ख़ास सिचुएशन, जेंडर। हैरत की बात यह है कि उन 5 मर्डर्स में से एक मर्डर 4 साल पहले हुआ था, जबकि बाकी 4 मर्डर्स लगातार हुए हैं। 2 पिछले माह और 2 इस माह। इलाया सर खुजाती बोली। इनमें एक और चीज़ भी मुश्तरका है। साद कंप्यूटर की ओर से चेहरा निकाल कर बोला। उन सबका एक बेटा है, मतलब उन 5 औरतों के एक बेटे हैं। इलाया ने सरसरी सी निगाह एक पीछे बैठे इंस्पेक्टर आरिश पर डाली। वो खामोशी से एक तरफ बैठा सबका मुशाहिदा करने में मसरूफ़ था। उसका चेहरा स्पॉट और आंखें बिल्कुल ठहरी हुई थीं। स्टूल पर सीधा बैठा, दोनों हाथ सीने पर बांध रखे थे। बूट्स पर जीन्स और हाइनक पहने, बाल सलीके से जमे थे। इलाया के देखने पर उसने निगाह उठाकर इलाया को देखा। चेहरा वैसे ही स्पॉट था। इलाया को लगा जैसे सर दबाकर थप्पड़ उसके मुंह पर मारा गया हो। वो हड़बड़ाकर गिरते गिरते वापस चेहरा मोड़कर बैठ गई। आरिश उसी स्पॉट चेहरे के साथ वापस बोर्ड की तरफ देखने लगा। आरिश सर, आपका क्या ख्याल है? आरिश का फैन साथ कंप्यूटर के पीछे से बोला था। आरिश ने अपनी मेज़ पर पड़ी एक किताब उठाकर उनकी तरफ उछाली, जो कि सरमद ने कमाल महारत से कैच कर ली। मदर? सरमद ने बुलंद आवाज़ में उस किताब का टाइटल पढ़ा। वो एक सस्पेंस क्राइम थ्रिलर नॉवेल था, जो कि
सरमद राइटर के नाम पर आकर रुका, एक कंफ्यूज्ड सी निगाह इलाया पर डाली। ये मिस्टर अहमद गुलजार की किताब है जो उन्होंने 2 साल कबल लिखी थी। व्हाट? इलाया तकरीबन चिल्लाते हुए आरिश की जानिब मुड़ी। इस किताब में लिखा मर्डर का तरीका एग्जैक्ट वही है जिस तरह उन औरतों को कत्ल किया गया है। हैरत की बात है कि यहाँ कोई किताबें नहीं पढ़ता। आरिश बोल रहा था और बाकी तीनों नमूने गोंगों से कभी इलाया और कभी आरिश को देख रहे थे। वो मेरे अब्बू हैं इंस्पेक्टर आरिश। आरिश ने एक स्पॉट नज़र इलाया पर डाली, गोया कह रहा हो तो मैं क्या करूं। इलाया ने अपना ओवरकोट उठाया और पहनकर मफलर लपेटती सर पर ऊनी टोपी पहनी। समझती पता नहीं क्या है गुलहरी खुद को। इसे अपने अलावा दुनिया का हर शख्स गुलहरी ही दिखाई देता था। काफ़ी रात हो गई है, आज का काम यहीं रोकते हैं, कल सुबह फिर इस केस पर काम शुरू करेंगे, कहती इलाया जाने लगी। यहाँ लीडर मैं हूँ मिस इलाया, काम कब रोकना है मैं बताऊँगा आपको, आप नहीं। वो स्पॉट से लहजे में बोला। इलाया का यूँ बीच डिस्कशन के अचानक उठना आरिश को सख्त नागवार गुजरा था। इलाया के कदम रुके, वो वापस मुड़ी। मेरी बात सुने मिस्टर आरिश, मैं लड़की हूँ इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं आज मुझ पर नाजायज़ हुक्म चलाएंगे। हमारी टिपिकल पाकिस्तानी इलाया जिनके लिए इस्लाह करना बेइज्जती और मर्द का इस्लाह करना उनकी इज़्ज़त नफ्स पर शदीद वार है। सरमद, साद, इब्राहिम, यहाँ लीडर मैं हूँ, सो काम कब रोकना है ये मैं बताऊँगा, आप लोग नहीं। वो स्पॉट लहजे में उन तीनों से मुखातिब हुआ। यस सर, तीनों बैक वक्त बोले। आरिश इलाया की जाने मुड़ा, कंधे अचकाए। आप मर्दों और औरतों की बराबरी की कायल हैं, राइट? बिल्कुल। इलाया ने बिल्कुल पर जोर देते हुए इस बात में सर हिलाया। ग्रेट, तो चौंका आप अपने आप को पूरा पैकअप तो कर ही चुकी हैं। उसका इशारा इलाया की टोपी मफलर की तरफ था। तो 15 मिनट की ब्रेक के लिए ज़रा सामने के खोखे से गर्मा गर्म चाय ले आइए, चपरासी जा चुका है छुट्टी करके। इलाया ठहरी थी, कुछ सोचते हुए सर खुजाया। मैं खोखे पर जाऊं चाय लेने? वो ज़ेर लब बड़बड़ाई, फिर एक नज़र आरिश पर डाली और गुस्से से ज़मीन पर पैर मारती बाहर की जानिब चल दी। कल की निस्बत मौसम कदरे बेहतर था। वहाँ उनके पुलिस स्टेशन के सामने मौजूद उस छोटे से खोखे के सामने खड़ी वो मुसलसल मुँह ही मुँह में बड़बड़ा रही थी। शक्ल तो कॉफ़ी वाली, अपना जाने चाय का इश्क कहाँ से चढ़ गया। बस औरतों को नीचे दिखाने का एक और तरीका। वहाँ सामने चाचा चाय बनाने में मसरूफ़ थे। ये गुलहरियाँ इतनी बदतमीज़ क्यों होती हैं चाचा? चाचा जवाबन हंस दिए। वो क्या जाने इलाया की गुलहरियाँ। मेरी चाय यहीं छोड़ दें। आवाज़ इलाया की पश्त पर उभरी, वो तकरीबन गिरते गिरते बजी। आरिश कहता खोखे के अंदर जाकर बैठ चुका था। ये लें थानेदारनी जी आपकी चाय। चाचा ने ट्रे में कप लगाकर इलाया के सामने किया। इलाया ने एक कप वापस निकाल दिया। ये इस काली गुलहरी को दे दें। इलाया का इशारा भारी भरकम स्याह कोट में बैठे आरिश की तरफ था। कहकर वो डिपार्टमेंट की तरफ चल दी। चाचा ने कप आरिश के सामने रखा, जिस पर आरिश ने एहतरामन सर झुकाकर सलाम किया। ये इंसान इतने बेवकूफ़ क्यों होते हैं चाचा? कहता वो इस्तेज़ाया हंसा था। चाचा जवाबन मुस्कुरा दिए। क्योंकि वो इंसान हैं। तो फिर जो अक्लमंद हैं क्या वो इंसान नहीं? वो मध्यम सी आवाज़ में बोला था। चाय वहीं ज़मीन पर सामने पड़ी ठंडी हो रही थी। चाचा तो वापस जा चुके थे, पर वो दोनों हाथ कोट की जेब में डाले सामने बिल्डिंग को देखने लगा। सिर्फ तीसरे फ्लोर की लाइट्स ऑन थीं, जहां उनका ऑफिस था। ये इंसान। चाय पी के आरिश ने सबको जाने का कहा। खुद वो भी मज़ीद कुछ पुरानी फाइल्स स्टडी करना चाहता था। सो सबके जाने के बाद वो अकेला ऑफिस में अपना काम करने लगा। वो चारों इकट्ठे निकले थे और एक एक करके अपने घरों को चल दिए। साद और इलाया पैदल जा रहे थे। इलाया अपने दोस्त के साथ अपार्टमेंट शेयर कर रही थी। साद अपनी गली में मुड़ गया और इलाया तेज़ से कदम उठाती अपने अपार्टमेंट की तरफ चल दी। वहाँ एबटाबाद शहर में घर करीब और ऊंचे नीचे बने थे और वो एक इमारत की दूसरी मंजिल पर रहती थी। अस्सलाम वालेकुम जाने मन। इलाया ऊंची सी आवाज़ में कहती घर में दाखिल हुई। जूते दरवाजे के करीब उतारे, एक निगाह पूरे घर पर डाली, जो कि चकाचक साफ सुथरा था। इलाया को इतनी सफाई से भी कोफ्त होती थी। वालेकुम अस्सलाम। ये इल्हाम थी, सेशन कोर्ट एबटाबाद में एनआरटी प्रोफेशनल, कामयाब, मशहूर वकील। इलाया की बचपन की दोस्त। एक सर तेज झोंका बंद होते दरवाजे से अंदर आया, पर इलाया लाउंज में दाखिल हो चुकी थी और दरवाज़ा बंद हो गया। इल्हाम मेज़ पर रात का खाना लगा रही थी। इलाया ने अपना पैकअप उतारा और बिना हाथ मुँह धोए कुर्सी खींचकर बैठ गई। वो ओपन किचन था। इल्हाम फ्राई पैन में कुछ बना रही थी जब इलाया बोली, इल्हाम एक बात तो बताओ, मेरी शक्ल बदसूरत हो गई है क्या? मुझे आज तक किसी ने इतने बदतज़ीबी से डील नहीं किया। वो चेहरा हाथों से टिटोलती हुई बोली। इल्हाम हंस दी।
रिजेक्ट होकर आ रही हो क्या? नहीं, इलाया चिल्लाई। वो है ना नया टीम लीडर। वैसे मैंने आज तक जिंदगी में इतनी फजूल किस्म की गुलहरी नहीं देखी। समझते हैं हम सब तो जैसे मक्खियां मारने बैठे हैं यहाँ। इलाया दिन भर की भड़ास निकाल रही थी और इल्हाम ज़ेरे लब मुस्कुरा रही थी। उस गंजे ने मुझे टीम लीडर बनाने की झूठी उम्मीद दिलाई थी। ओह! इलाया बिलबिलाई। इलियास साहब को खसूसी लकाबात से नवाजा। इंस्पेक्टर आरिश। मेरे अब्बू को बीच में घसीट रहा है। इल्हाम मुस्कुराई थी। ओह, तो ये बात है। आप समझी किसने बेचारी इलाया का दिमाग ख़राब कर दिया है? वही तो। इलाया खाने में मसरूफ़ थी। आज उस ज़्यादती केस की आखिरी पेशी थी ना। क्या हुआ? इलाया ने बात बदली। इल्हाम मुस्कुराई। तुम्हारे ख्याल में क्या हो सकता है? ऑब्वियसली दुश्मन की हार। यार मुझे वो प्रोसिक्यूटर अहमद तुमसे बार बार हारता हुआ बहुत अच्छा लगता है। मज़ा आ जाता है। ऐसा जलील इंसान है, अपने जैसे जलील लोगों के केस लड़ता है। इलाया कहकर हंसने लगी। इल्हाम भी उसके साथ हंसने लगी। खाना खाते ही इलाया अपने कमरे में सोने चली गई। किचन में इल्हाम और उसके निफासत और रफ्तार से चलते हाथ, साथ सिंक में बहता पानी इल्हाम के दिमाग में चलती कई फिल्मों के साथ रिदम बनाने लगा। आखिरी प्लेट धोकर स्टैंड पर लगाई, हाथ एप्रन से ही खुश किए और लाउंज की लाइट्स ऑफ करती अपने कमरे की तरफ आई, जो कि इलाया के कमरे के बराबर में था। कमरे में आते ही वो स्टडी टेबल की दराज से एक स्याह लेडर की कवर की डायरी निकाल कर बैठ गई। डायरी की स्याह जिल्द के दरमियान में एक चांद बना और नीचे छोटा सा ल्यूना लिखा था। इल्हाम ने आहिस्तगी से डायरी खोली और शुरू के सफ़ात पढ़ने लगी। एक सफ़े पर आकर वहाँ एक तरफ ऊपर कोने में एक बच्चे की तस्वीर लगी थी। इसके पास छोटे स्टिकर्स थे और नीचे उसका नाम लिखा था, आरिश अरमगान। उसके होंठ गैर महसूस अंदाज में फैले थे। ये नाम और शक्ल तो उसे एक अरसे से रटे हुए थे। आज इलाया ने नाम लिया तो जैसे कुछ जाग सा गया था। उसके कमरे की खिड़की में लटकता शीशे का चार्म पीस खनका था। आरिश, मुस्कुराहट के साथ दिल ही दिल में कहा गया। बेला, ये मेरा प्राइमरी स्कूल है। क्लास में दाखिल होने वाली वो दोनों ही थीं। मैं हमेशा सबसे पहले आती थी, हत्ता कि मासी की क्लासों की सफाई से भी पहले। मुझे खाली स्कूल में फिरना बहुत पसंद था। बच्चे कहते हैं कि इस स्कूल में हमारे अलावा भी कोई रहता है, कोई ऐसी मखलूक जो हमें दिखाई नहीं देती। मुझे तजस्सुस है कि मैं कभी वो मखलूक देख सकूंगी। क्लास में आते ही मैंने उन्हें ऊंचा सलाम कहा था। वो दोनों ठटकी, फिर मुझे इग्नोर करके अपने बेंच पर चली गईं। इल्हाम मुझे देखकर मुस्कुराई थी। लेकिन इलाया, वो इतनी नकचिड़ी क्यों है? मुझे वो अच्छी लगती है, पर वो कभी इल्हाम के अलावा किसी से बात नहीं करती। आहिस्ता आहिस्ता बाकी स्टूडेंट्स भी आने लगे और फिर कुछ देर में असेंबली का टाइम हो गया। ये कोई पहली दफ़ा नहीं है, मैं इन्हें हमेशा से ही देख रही हूँ। आज भी ब्रेक टाइम वो दोनों ग्राउंड में लंच कर रही थी। मैं वहाँ से कुछ फासले पर एक दरख्त के नीचे बैठी थी। बेला, तुम्हें यहाँ डर नहीं लगता? यहाँ इस दरख्त पर जिन रहते हैं। इल्हाम मेरे सर पर खड़ी बोल रही थी। पता नहीं वो अचानक कहाँ से आ गई थी। जिन क्या कहते हैं भला? मैं वहाँ करीब ज़मीन खोद रही थी। जिन डरावने होते हैं। इल्हाम कहती मेरे करीब आई। सामने से देखने पर उसे मेरे पैरों के करीब पड़ा चिड़िया का मरा बच्चा मिला। वो एकदम चीख मारकर पीछे हुई। तुमने इसे मार दिया? नहीं, मैं तो इसके साथ खेल खेल रही थी। फिर मैंने इल्हाम को वहाँ से जाते देखा। वो इलाया के पास जाकर उसके कानों में कुछ कहने लगी और उंगली से मेरी सिमत इशारा करती रही। मैंने कंधे हचकाए, चिड़िया के बच्चे को उसकी नन्ही सी कब्र में डाला, फिर उस पर मिट्टी डालकर ज़मीन बराबर कर दी। फिर मिट्टी की जगह बराबर करके उंगली से वहाँ RIP लिख दिया। रेस्ट इन पीस नन्ही चिड़िया। वो दोनों अभी तक अजीब तरीके से मुझे देख रहे थे। पता नहीं वो दोनों अजीब तरह से मेरी नज़रों में आ गई थी। मैंने आज तक किसी इंसान के साथ रेस्ट इन पीस नहीं खेला, लेकिन मेरा दिल बहुत बुरी तरह मचल रहा था कि मैं इलाया और इल्हाम के साथ रेस्ट इन पीस खेलूं। पर वो मुझे दोस्त ही नहीं मानती। आरिश, मैं आज खामोशी से अब्बू की गैर मौजूदगी में अब्बू के कमरे में गया था। वहाँ अब्बू का काफ़ी रिसर्च वर्क, डायरीज़ और फाइल्स पड़ी थी। अब्बू का लैपटॉप भी वैसा ही खुला पड़ा था। मैंने स्क्रीन जो कि थोड़ी सी गिराई हुई थी उठाकर देखी। वहाँ एक पूरा रिसर्च वर्क खुला हुआ था। मैं आहिस्ता आहिस्ता वो सब देखने लगा। वहाँ बहुत सारे कैदियों और मुजरिमों की और हिस्ट्री मौजूद थी। अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला। अब्बू ने तकरीबन झपटते हुए लैपटॉप मेरे आगे से उठाया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब्बू, आपको लगता है मैं भी इन लोगों जैसा हूँ? मैंने अब्बू की आंखों में आंखें डालकर पूछना चाहा। अब्बू खामोश हो गए। आपको लगता है मैं भी इनकी तरह का मॉन्स्टर हूँ?
जब से मेरा डायग्नोसिस प्रोसेस चल रहा था, मैं साइकोपैथी के बारे में काफ़ी कुछ जान और समझ गया हूँ। मेरी अम्मी भी एक साइकोपैथ थी, मैं जान गया। नहीं बेटा, अब्बू ने बस इतना ही कहा। आप भी अम्मी जैसे ही हैं, मैं रोते हुए चिल्लाया और वहाँ से भाग गया। मेरी ज़िंदगी में ज़्यादा लोग नहीं हैं, बस अम्मी और अब्बू और डॉक्टर्स। मेरे दोस्त नहीं हैं, अब्बू मुझे दोस्त नहीं बनाने देते। अभी भी मैं घर से दूर भाग रहा था, घर से दूर, कस्बे से दूर। अंधाधुंध पहाड़ी पर आगे जंगल में भागता रहा, हत्ता के उस झोंपड़ी में पहुंच गया। घुप अंधेरे में वहाँ कोई रोशनी का जरिया भी नहीं था, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे कभी अंधेरे से खौफ नहीं आया, मुझे जंगलात और भूतों से कभी खौफ नहीं आया, मुझे उन सब से डर नहीं लगता। लेकिन मुझे अम्मी और अब्बू से खौफ आता है। वो दोनों एक दिन मुझे मार देंगे, मुझे उन दोनों से ही खौफ आता है। दोनों से ही रोता रोता मैं वहीं झोंपड़ी के फर्श पर सो गया। झोंपड़ी की इकलौती खिड़की से आती चांदनी की मध्यम रोशनी में उसका साया और झोंपड़ी का अंधेरा एक दूसरे में घुलने लगे। एक बड़ा साया उस बच्चे के इतराफ में रक्स करने लगा और उसके लिए लोरी पड़ने लगा। Oh my child, please don't weep. As our child, so hard you are trying, but soon you will realize in people there is no peace lies. Delusive is empathy and life is a lie. The only place you can hide is the gloom and the blight. The only friend you can rely is the monster live in your inside. मेरी दोस्ती ज़्यादातर आवाज़ों और सायों से थी। सुबह मेरी आँख खुली तो वहीं झोंपड़ी की ज़मीन पर पड़ा था। शायद मैं रात वहीं सो गया था। आंखें रोने की वजह से दर्द कर रही थीं। आंखें मसलता मैं झोंपड़ी से बाहर आया तो बाहर का मौसम काफ़ी पुरसकून था। आसमान सुरमई बादलों से मुकम्मल ढका हुआ था। मुमकिन था कि कुछ देर में बारिश हो जाती। मैं आहिस्ता आहिस्ता घर की तरफ चल दिया। और फिर बीच के मनाजिर कहाँ थे मैं नहीं जानता, पर मेरे हाथों पर खून है, मेरे कपड़ों पर खून है। वो मेरे घर का किचन है और शायद वो मेरे माँ बाप का खून है। क्या मैंने अपने माँ बाप को मार दिया? मैंने उन्हें मार दिया? नहीं, मैंने उन्हें मार दिया। वो डेस्क पर सर रख के मुसलसल बड़बड़ा रहा था। मैंने उन्हें मार दिया, वो एकदम चिल्लाता उठ बैठा। मौजूदा कहानी। नहीं, मैंने उन्हें मार दिया। वो डेस्क पर सर रख के मुसलसल बड़बड़ा रहा था। मैंने उन्हें मार दिया, वो एकदम चिल्लाता उठ बैठा। रात फाइल्स देखते देखते वो वहीं सो गया था। इस भयानक ख्वाब पर उसकी आंख खुली। लाल होती आंखों और पसीने से भीगे बाल माथे पर चिपके थे। कुछ देर तो वो यही अंदाज़ा करता रहा कि वो कहाँ है। अचानक ऑफिस का दरवाज़ा खुला और कोई अंदर दाखिल हुआ। आरिश ने चेहरा मोड़कर देखा। सोई आंखों से उसे सामने कोई रीछ आता दिखाई दिया। ओ मेरे खुदाया! उस रीछ के डरने की एक्टिंग भी कमाल की थी और आवाज़ भी सनाना। आरिश ने जलन से बेहाल लाल होती आंखें झपकाईं। मंजर कुछ वाज़ेह हुआ। वो इलाया थी जो डर के दीवार से चिपक गई थी। फिर एकदम संभलती अपने डेस्क की तरफ चल दी। मुझे नहीं पता था कि हमारे नए लीडर साहब पे घर भी हैं। एक भरपूर ताने से उसने एक बेहतरीन दिन का आगाज़ किया था। ना जाने लोगों में इतनी एनर्जी कहाँ से आती है जिसे वो दूसरों को बिला वजह ताने देने में ज़ाया कर लेते हैं। वो कहना चाहता था, पर यह कहना भी उसकी नज़र में एनर्जी का ज़िया था। आरिश कोफ से बाल माथे से पीछे करता खड़ा हुआ। कोई जवाब ना आने पर इलाया ने मुड़कर देखा। वो अपना कोट और फाइल उठाता जाने की तैयारी कर रहा था। मैं कुछ देर में फ्रेश होकर आता हूँ, तब तक बाकी टीम मेंबर्स भी आ जाएंगे। फिर हम इस केस पर मज़ीद डिस्कशन करेंगे और मज़ीद कुछ नई चीज़ें हैं जो मुझे डिस्कस करनी हैं। कहता वो सीधा बाहर निकल गया। इलाया कंधे अचकाती सीधी हुई। आरिश के निकलते ही साद और इब्राहिम दाखिल हुए। ये आरिश सर कहाँ जा रहे हैं? फ्रेश होने। ओह, क्या वो सारी रात काम करते रहे हैं? इलाया ने जवाबन कंधे अचकाए। बहुत मेहनती हैं भाई, मैं तो दूसरी दफ़ा आरिश सर का फ़ैन हो गया। साद कहता अपने कीबोर्ड निकालकर साफ़ करने लगा। साद और इब्राहिम आपस में कुछ डिस्कशन करने लगे, लेकिन इलाया वो किसी और सोच में डूबी थी। मैंने उन्हें मार दिया। सुबह ऑफिस आने से पहले आरिश की आवाज़ उसके कानों में पड़ी थी। वो क्या कह रहा था? उसने कैसे मार दिया? इलाया ने नज़र उठाकर आरिश के डेस्क की तरफ देखा जो अब खाली था। फिर एक झुरझुरी ली और सोचें झटक कर अपने काम में वापस लग गई। उन 5 औरतों की तस्वीरें वहाँ बोर्ड पर मौजूद थीं। आरिश ने सबसे पहले औरत की तस्वीर को उतारकर अलग से ऊपर लगाया और बाकी चारों को नीचे। वो चारों खामोशी से ये सब देख रहे थे। ये 2 अलग केस हैं। उसने बात का आगाज़ किया। पहली औरत जो कि उम्र में बाकी सबसे बड़ी है, इसका कत्ल इस सीरीज़ में शामिल नहीं। वो कत्ल उस औरत के शौहर ने किया है जो कि जेल में है, लेकिन हकीकत में वो कत्ल उसके शौहर ने नहीं बल्कि किसी और ने किया है।
मोस्ट प्रोबेबली उसके बेटे ने। आरिश ने पहले सस्पेक्ट की तस्वीर पर दायरा बनाया। पर्दा तो उस वक्त किसी भी तफ्तीश का हिस्सा नहीं बना था वो। साद बोला, मतलब वो यहाँ था ही नहीं, वो इस्लामाबाद के किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और अपनी माँ के कत्ल के कुछ अर्सा बाद वो बिल्कुल ही गायब हो गया। उसकी माँ के कत्ल के 2 माह के बाद वो यूनिवर्सिटी भी छोड़ चुका था। आरिश ने साद की मालूमात मुकम्मल की। बच्चे का इल्ज़ाम अपने सर लेना कोई मुश्किल बात नहीं, मतलब इसके बाप ने वो इल्ज़ाम अपने सर लिया। इब्राहिम ने सर खुजाया। उसके बाप ने जानबूझकर हालात को ऐसे मोड़ा कि सारे सबूत उसके खिलाफ चले गए और वो मुजरिम साबित होकर जेल में चला गया। लेकिन ऐसे तो चांसेस हैं कि उस औरत का बेटा उन 4 मर्डरर्स में भी मुलव्विस है। क्या पता तब वो छुप गया हो और अब जब बात पुरानी हो गई हो तो वापस आ गया। इलाया ने पहली बार अपनी राय पेश की। आरिश ने एक फ़ाइल लाकर इलाया के डेस्क पर रखी। वो औरत गलत मिकदार में दवा मिलने पर मरी थी और उसकी आंखें गिरकर लकड़ी के फट्टे के खुब जाने से फटी थीं। मतलब अगर ये सब उसके बेटे ने किया है तो वो सिर्फ ओवरडोज देने का इरादा रखता था। आंखों वाला हादसा महज इत्तेफाक था। आरिश कहता वापस बोर्ड के पास आया। फ़र्ज़ करो कि उस औरत का कत्ल उसके बेटे ने किया है, फिर बाकी 4 मर्डर्स के लिए कोई सिरा पकड़ाने के लिए हमें उसे ढूंढने की ज़रूरत है। इलाया ने फाइल्स बंद करते हुए कहा। आरिश मुस्कुराया तंजन। मतलब पहली दफ़ा इलाया ने कोई ढंग की बात की थी। वो सख्त चिड़ी थी। अगर वो सीरियल किलर है तो चांस है कि उन 4 मर्डर्स में भी उसका हाथ हो, लेकिन अभी हम उस बारे में कुछ नहीं कह सकते। सरमद जो कि बोर्ड पर कुछ लिख रहा था पॉइंटर का कैप बंद करके बोला, अब हकीकत में ये मर्डर्स इस मर्डर से कितने मुख्तलिफ हैं। इस औरत की सिर्फ आंखें फटी थीं, वो भी इत्तफाकन, जबकि इन 4 की आंखें पहले फोड़ी गईं और फिर गला दबाकर कत्ल किया गया। बाद में लाशों की आंखों पर पट्टी बांध दी गई। आरिश तफसील समझा रहा था। सबने इस बात में सर हिलाया। यहाँ इस केस में कुछ हिडन सिंबल्स हैं, जैसे कि ब्लाइंड फोल्ड लेडी की आंखें। आरिश ने बात को नए पहलू से शुरू किया। ब्लाइंड फोल्ड मतलब लेडी ऑफ जस्टिस, इलाया बोली। एग्जैक्टली। और अगर सिर्फ ब्लाइंड की बात की जाए तो लिटरेचर में ब्लाइंड का मतलब किसी चीज़ को जानते बूझते इग्नोर करना। मतलब वो औरतें किसी अहम चीज़ को इग्नोर कर रही थीं और लेडी ऑफ जस्टिस से मुराद होता है इंसाफ, यानी कि उन औरतों का ये हाल करके उस मर्डर ने इंसाफ किया है। आरिश ने बात मुकम्मल की। दुनिया में इस कदर ज़हीन गुलहरिया भी हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। इलाया ने साफ लफ्ज़ों में मर्डर के दिमाग को सराहा था। वो इम्प्रेस हुई थी। गुलहरियाँ ज़हीन ही होती हैं। बोर्ड के साथ पड़े डेस्क से टेक लगाए खड़ा आरिश इलाया को देखते हुए बोला, हाँ अलबत्ता जो गुलहरियाँ नहीं हैं उनके बारे में कुछ कहना मुश्किल है। वो स्पार्ट लहजे में बोला, और वहाँ गुलहरी कौन नहीं था? इलाया। तीनों नमूनों के दिमाग में बैक वक्त यही जवाब आया था। इलाया ने सर उठाया और आरिश की पश्त घूरी। क्या आंखों ही आंखों में किसी को चबाया जा सकता है? अगर हाँ तो इलाया भी यही कर रही थी। यहाँ हमारा दूसरा सस्पेक्ट अहमद गुलजार साहब हैं। आरिश ने दूसरी तस्वीर पर दायरा बनाया। क्योंकि फ़िलहाल लिटरेचर से मुतल्लिक शख्स वही हैं और फिर उनकी किताब। आरिश की बात अभी बीच में ही थी कि इनफ इज़ इनफ इंस्पेक्टर आरिश, वो मेरे अब्बू हैं, वो कभी किसी का मर्डर नहीं कर सकते। इलाया अपनी जगह से खड़ी हुई। आरिश ने हाथ में पकड़ा मारकर ऐन निशाने पर इलाया के माथे पर मारा था। वो बिलबिलाकर वापस बैठ गई। वो सिर्फ सस्पेक्ट हैं इलाया, हम उन्हें अरेस्ट थोड़ी कर रहे हैं। इब्राहिम ने इलाया को पुरसकून करने की कोशिश की। यहाँ दिमाग से काम लिया जाता है मिस इलाया, जज्बात से नहीं। और अगर वो आपके अब्बू हैं तो ये बात ज़मानत है कि वो कुछ गलत नहीं कर सकते सिर्फ इसलिए कि वो आपके अब्बू हैं। आरिश बोर्ड पर देखता बोल रहा था। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। आरिश ने एक तीसरे सस्पेक्ट का चकोर बनाया। यहाँ एक और सस्पेक्ट भी मौजूद है और इस खाने में क्वेश्चन मार्क बना दिया। लेकिन फ़िलहाल हम उसे देख नहीं पा रहे। हम उस लड़के तक कैसे पहुँचेंगे? इलाया ने बात बदली। सरमद और इब्राहिम उस लड़के के पीछे जाएंगे। मैं और साथ प्रोफेसर अहमद से मुतल्लिक तफ्तीश करेंगे और मिस इलाया आप तीसरे सस्पेक्ट को ढूंढेंगी। आरिश ने बात मुकम्मल करके पॉइंटर डेस्क पर उछाला और डेस्क से फाइल उठाकर देखने लगा। इलाया का मुंह खुला का खुला रह गया। मतलब मैं क्वेश्चन मार्क कैसे ढूंढूंगी? हम सब यहाँ क्वेश्चन मार्क ढूंढने ही आते हैं। आरिश ने रुककर इलाया को देखा। इलाया को उसकी स्पॉट आंखें बहुत अजीब लगती थीं। वो खामोशी से वापस फाइल पर झुक गई। मज़ीद बात करना फजूल था। गाड़ी से उतरकर उसने सनग्लासेस उतारी। ड्रेस सूट पर भारी लॉन्ग कोट पहने वो कस्बे के आखिरी घर के सामने खड़ा था।
उस घर के ऐन पीछे चोटें शुरू होती थी। बर्फ़ की नफीस अनछुई तह से ढकी ताहदे निगाह सफ़ेद ज़मीन और ताहदे निगाह सफ़ेद आसमान लिए वो सैयदपुर की ज़मीन पर मौजूद था। आरिश ने मफलर थोड़ा नीचे किया और बर्फ़ की दबीज तह पर कदम कदम निशानात छोड़ता घर की तरफ आया। उसके कहने पर वहाँ घर के आगे से काफ़ी हद तक बर्फ़ हटा दी गई थी, इतनी कि वो दरवाज़ा खोल सके। कुछ कदम मज़ीद चलकर वो दरवाजे पर पहुंचा। वो घर किसी ज़माने में इस कस्बे के चंद पक्के और जदीद घरों में से एक था और आज वो सबसे पुराना घर दिखाई दे रहा था। आरिश ने गहरा सांस भरा। सैयदपुर के इस आखिरी घर के सामने वो एक पूरी तारीख के साथ खड़ा था। उसने आहिस्तगी से दरवाजे में चाबी लगाई और दरवाज़ा खोलता अंदर दाखिल हुआ। घर के फर्श पर यादों की एक रेत की एक दबीज तह थी, जो इस बात का सबूत थी कि वो घर कितने अरसे से सिर्फ यादों के सहारे खड़ा है। आरिश अपने साथ एक ब्रीफकेस और ज़रूरत का कुछ सामान लेकर आया था, जो कि उसने आगे बढ़कर सोफ़ों के दरमियान मौजूद मेज़ पर रख दिया। तुम्हें लगता है सारे मसले तुम्हारी ज़िंदगी में ही हैं। मैं ये नहीं कह रहा, तुम गलत समझ रही हो। हाँ, मैं तो हूँ ही गलत। आखिर तुमने मुझसे शादी क्यों की है? कोई अपनी जैसी से ही क्यों नहीं कर ली? तुम अब मुझे मज़ीद गुस्सा दिला रही हो। तलछट जो कि गुजरे वक्त के साथ खामोशी से पानी की तह में बह जाती है, ज़रा से इर्ताश पैदा करने पर वापस सतह पर आने लगती है। वो मध्यम सा मुस्कुरा दिया। यादों के तलछट इर्ताश महसूस कर चुका था। वो अपने माँ बाप को लड़ता बहुत साफ देख सकता था। वहाँ सोफे पर बैठे उसके अब्बू और सोफ़ों की दूसरी तरफ खड़ी उसकी अम्मी, वो आज भी वैसी ही और रो और चिल्ला रही थी। और फिर वो मंजर मध्यम पड़ता पड़ता बिल्कुल गायब हो गया। मैं आज तक समझ नहीं पाया कि एक बच्चा आखिर ऐसा क्या गुनाह करके आया होता है जो इस दुनिया में इस तरह सजा दी जाती है। वहाँ घर की तारीक खामोशी में एक आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता उभर रही थी। ओह माय चाइल्ड, प्लीज़ डोंट ब्लीड। वो आंखें मूंदे सुकून से उस तारीकी में खड़ा था। सामने ओपन किचन खामोश पड़ा था। उसने हमेशा इसी तारीकियों में सुकून पाया था। फिर अचानक वहाँ किचन की ज़मीन पर पड़ी रेत किरदारों में बदलने लगी। कानों में एम्बुलेंस की आवाज़ें पड़ीं। एज एन एडल्ट सो हार्ड यू आर ट्राइंग एंड रियलाइजिंग। उसने आंखें खोल दी। वहाँ किचन के फर्श पर 2 लाशें पड़ी थीं। वो आज भी अपने माँ बाप की लाशों को बहुत साफ देख सकता था। उनके करीब ही एक बच्चा खड़ा था। वो भी खून में लथपथ था। पास ही एक छोटा सा एक चाकू पड़ा था। वो बच्चा बिल्कुल स्पॉट तासुरात के साथ वो सब देख रहा था। इन पीपल देर इज़ नो पीस लाइट, टिल इज एम्पथी एंड लाइफ लव इज़ अ लाई। वो बच्चा कभी उन लाशों को देखता, कभी पास खड़े आरिश को। वो समझना चाह रहा था कि यहाँ क्या हुआ है। आरिश ने कंधे अचकाए। मैं भी यही समझने आया हूँ कि यहाँ क्या हुआ और क्यों हुआ। आरिश ने उस बच्चे की घबराहट देखते हुए दोस्ताना अंदाज में कहा। द ओनली प्लेस यू कैन हाइड इज़ द ग्लूम एंड द ब्लाइट। द ओनली फ्रेंड यू कैन रिलाई इज़ द मॉन्स्टर लिव इन योर इनसाइड। मंजर बुझ गया। तमाम किरदार रेत बनकर वापस किचन की ज़मीन पर बिछ गए। वो अपने टीन एज के बाद अपनी जवानी भी अच्छी खासी बाहर गुजार रहा था। उसे वापस नहीं आना था। पर आरिश ने एक गहरा सांस खारिज किया। मेरे अंदर का मॉन्स्टर शायद इंतज़ार में है कि मैं उस पर यकीन कर लूँ। मैं कन्फेस कर लूँ कि यह खून मैंने ही किया था। और मैं बस वो आखिरी पजल जो जुड़ जाए तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँगा। उसने पुरतकान अंदाज में अपने अंदर के साए को थपक कर वापस सो जाने का इशारा किया था। क्या उस घर में वापस जाने से तुम्हें कुछ याद आया? वो हमदानी साहब थे, प्रोफेसर अल्तमश के दोस्त और आरिश के साइकेट्रिस्ट। मैंने कोशिश की, लेकिन मुझे कोई हिंट तक नहीं मिला। मूंदी आंखों पर बाजू रखे वो वहाँ क्लिनिक में पड़े आरामदेह सोफे पर आला तिरछा सा लेटा था। लहजा थका हुआ था। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम वापस जा सकते हो। गड़े मुर्दे उखाड़ कर क्या कर लोगे? मुर्दे गड़े नहीं हैं, यही तो मसला है। मुर्दा लोग आपको पका नहीं सकते। तुम्हें पूरा यकीन है कि वो मिस्ट्री बॉक्स जो तुम्हें इंग्लैंड में मिला था वो तुम्हारे माजी से जुड़ा है? आरिश ने पुरसोच अंदाज में इस बात में सर हिलाया। तुम्हारे मुताबिक तुम पहाड़ से आए हो और फिर तुम बस खून में लथपथ खड़े थे। उन दोनों मौकों के दरमियान क्या हुआ तुम नहीं जानते। यकीनन तुम्हारी एक छोटी सी याददाश्त गायब हुई है। क्या तुम गिरे थे या तुमने कुछ हैरानकुन देखा था? मुझे कुछ भी हैरान नहीं करता हमदानी साहब, और ये सब आप मुझसे पहले भी पूछ चुके हैं, सालों कबल जब आपने मुझे बाहर भेजा था। तुम किस बात पर यकीन करना चाहते हो? अब्बू ने कहा था मैं भी साइकोपैथ हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हारे बचपन के डायग्नोसिस प्रोसेस के नतीजे बहुत गैर वाज़ेह थे। डायग्नोसिस प्रोसेस एक पूरा प्रोसेस होता है जो कि महीनों पर मुश्तमिल होता है, जिसमें मुख्तलिफ सेशंस और टेस्ट होते हैं जिनके ज़रिए मालूम होता है कि आपके दिमाग में साइकोपैथी मौजूद है या नहीं।
हमने अपनी रिसर्च में 2 ग्रुप बनाए थे, एक वो जो हकीकी में साइकोपैथ थे और एक वो जो साइकोपैथ की खसूसियात रखते थे। एक साइकोपैथ के दिमाग के 2 अहम हिस्सों का कनेक्शन बहुत कमज़ोर होता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वेंट्रोमिनिडल और एमाइगडाला, और इसी कमज़ोर कनेक्शन की वजह से एक साइकोपैथ खुद गर्ज और जज्बात से आरी होता है। लेकिन तुम्हारे मामले में ये कनेक्शन इतना कमज़ोर नहीं था। हमदानी साहब बताते उसकी तरफ आए, फिर एकदम खामोश हो गए। आरिश किसी गहरी सोच के साथ वहां खिड़की से बाहर लगे दरख्त पर बैठे चिड़िया के बच्चों को देख रहा था। उसे खुद पर हुए किसी भी किस्म के रिसर्च वर्क में कोई दिलचस्पी नहीं थी। खोए हुए लहजे में आरिश एकदम गोया हुआ। उनकी माँ कितनी लापरवाह है। वो दूसरी टहनी पर बैठी बिल्ली को देख सकता था और फिर एक झपटे से बिल्ली ने बच्चों पर हमला कर दिया। 3 में से 2 बच्चे नीचे गिर गए और एक बिल्ली के दांतों के दरमियान तड़पने लगा। कमजोर जानदार होना भी कितनी बदकिस्मती है। आरिश ने वापस हमदानी साहब को देखा। वहां आरिश की नजरों में कोई हमदर्दी, तकलीफ, दुख नहीं था। हमदानी साहब ने फौरन मौजू बदला। आज इतवार है ना, तुम्हारा ऑफ डे है, तो क्या कर रहे हो सारा दिन? कहो तो लंच इकट्ठे करें। आरिश कपड़े सीधे करता खड़ा हुआ और पास पड़ा कोट उठाकर पहनने लगा। एक नजर बाहर डाली। बर्फ से ढकी टहनी जिस पर बच्चे बैठे थे अब खाली पड़ी थी। नहीं, मुझे आज घर की सफाई करनी है, मैं चलता हूँ, कहता वो मफलर पहनता बाहर निकल गया। हॉस्पिटल की इमारत से बाहर आकर उसने एक गहरा सांस खारिज किया। सामने का लॉन और बेंच भी बर्फ से ढके हुए थे। एकदम उसके कानों के दरमियान कुछ आया और फिर गुजर गया था। एक मध्यम चुपता सा धमाका। उसे एक नरम सफेद चेहरे पर खून की एक लकीर फैलती दिखाई दी। वो इंसानी चेहरा था या किसी जानवर का। एक फ्लैशबैक, और वो सर झटकता पार्किंग लॉट की तरफ चल दिया। ऑर्फनेज, माजी का एक टुकड़ा। अब्बू, हम अंकल के ऑर्फनेज कब जाएंगे? वो 9 साला इल्हाम थी। तकरीबन अपने अब्बू की गर्दन से झूलती वो लाड से बोली। इल्हाम अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। उसके अब्बू वकील थे, अम्मी हाउसवाइफ। कोई बहन भाई ना होने की वजह से उसे अपने अब्बू के एक दोस्त के यतीम खाने जाने का बहुत शौक था। वहां उसके जैसे 8-10 साल के बहुत से बच्चे थे। अभी चलोगी? सब सवारी साहब एकदम उठ खड़े हुए। इल्हाम भी उनकी गर्दन से लटके लटके खिलखिलाकर हंस दी। मिसेस सब्जवारी को बताकर वो दोनों घर से निकल आए। यतीम खाना एबटाबाद के तकरीबन बाहर की तरफ था, आबादी से थोड़ा सा हट के। उन्होंने रास्ते में बच्चों के लिए चॉकलेट्स और खाने का सामान खरीदा और यतीम खाने पहुंच गए। सामने बड़े से बोर्ड पर लैंड फ्रॉम हेवन लिखा था। वो एक बड़ी और रंगीन सी इमारत, बिल्कुल बच्चों के मिजाज के मुताबिक। और फिर सब्जवारी के दोस्त हर साल 2 साल बाद इमारत की रेनोवेशन करवाते रहते थे। वो दोनों इमारत के लॉन में दाखिल हुए। यहाँ बच्चे अब मुख्तलिफ सरगर्मियों में मसरूफ थे। सब्जवारी साहब को देखते ही बच्चे दौड़े चले आए। इल्हाम अब्बू के साथ मिलकर बच्चों में चीजें बांटने लगी। नजर वहां दूर बैठे बेंच पर बैठे बच्चे पर पड़ी। घुटनों पर किताब रखे वो कुछ पढ़ने में मसरूफ था। इल्हाम ने एक चॉकलेट ली और आहिस्तेगी से उसके करीब चली गई। वो उम्र में कोई 11-12 साल का बच्चा होगा। बड़े हुए बाल माथे पर गिर रहे थे। सस्ते से ट्राउजर शर्ट में मजबूत बच्चे ने चेहरा उठाया। इल्हाम मुस्कुरा दी। ये वजह थी कोई यतीम खाने आने की जिद करती थी। वो घूमकर उसके दूसरी तरफ बेंच पर बैठ गई और चॉकलेट उसके आगे कर दी। इल्हाम से 2 साल बड़े बच्चे ने चॉकलेट पकड़ी और खामोशी से खोलकर खाने लगा। शायद वो इसकी मौजूदगी और तहाइफ का आदी हो चुका था। क्या पढ़ रहे हो? इल्हाम ने उसकी गोद से किताब उठाई। वो कोई बाहरी मोटी सी इंसाइक्लोपीडिया थी। इल्हाम ने किताब बंद करके दूसरी तरफ रखी, लेकिन वो उसकी उन बड़ी बड़ी किताबों और खामोशी की आदी नहीं हुई थी। आओ हम खेलते हैं। फिर बच्चे को खींचते अपने साथ ग्राउंड में ले आई। वो बामुश्किल खेलने पर राजी हुआ ही था कि अचानक से कोई उस बच्चे को आवाज देता इधर आ निकला। आरिश, आरिश बेटा आ जाओ, हॉस्पिटल जाने का वक्त हो गया है। वो हमदानी साहब थे, आरिश के अंकल। एक नया इंकशाफ। इल्हाम का चेहरा बुझ गया। तुम बीमार हो? इल्हाम ने तफ्तीशी अंदाज में आरिश से पूछा। आरिश ने नफी में सर हिलाया। तो फिर तुम्हें हॉस्पिटल क्यों जाना है? मैं जाता रहता हूँ, वहाँ डॉक्टर्स मुझे चेक करते हैं और फिर बहुत सारी फाइल्स बनाते हैं और मैं वापस आ जाता हूँ। आरिश ने अपने तय्यू से समझाना चाहा। इल्हाम ने ना समझी से इस बात में सर हिलाया और फिर आरिश अपने अंकल का हाथ पकड़ के चल दिया। दूर जाते कदम के साथ उसकी मौजूदगी का एहसास खत्म हो रहा था। इल्हाम को इस एहसास से सख्त नफरत थी। मौजूदा कहानी। हमेशा की तरह वो एक सुस्त और सर्द दोपहर थी। साथ कंप्यूटर की स्क्रीन में घुसा बैठा था। सरमद साथ ही कुर्सी पर आड़ा तिरछा सो रहा था।
इब्राहिम और आरिश कुछ डिस्कस करने में मसरूफ़ थे और इलाया वो तीखी नज़रों से आरिश का जायज़ा लेने में मसरूफ़ थी। साथ साथ कुछ ना कुछ सोचती, सामने पड़े राइटिंग पैड पर कुछ लिखती जाती। कल ऑफ डे होने के बावजूद वो सारा दिन आरिश की प्रोफाइल्स छानती रही थी, जहाँ सिवाय उसके एकेडमिक रिकॉर्ड्स और पुलिस में आला कारकर्दगी के सिवा कुछ ना था। अभी भी वो स्पॉट सा चेहरा लिए इब्राहिम की कोई बात सुन रहा था। उसके बाल कदरे स्याह और चमकदार थे। उम्र कोई 30-35 के दरमियान होगी। आंखें भी बालों की तरह स्याह और चमकदार थीं। चौका ऑफिस में गरमाइश थी, सो आरिश ने कोट उतार रखा था और सिर्फ एक सुरमई रंग की हाईनेक पहन रखी थी, ड्रेस पैंट और नीचे बूट्स। लोगों का नज़रों ही नज़रों में सीटी स्कैन करने में तो वो वैसी ही माहिर थी और नतीजा ये निकला कि आरिश किसी हद तक मशकूक शख्सियत का बंदा है। इलाया ने राइटिंग पैड पर नतीजा लिखा और हतमी अंदाज में चुटकी बजाई। जब वो मेरे अब्बू को सस्पेक्ट बना सकता है तो फिर तो वो खुद भी सस्पेक्ट हो सकता है। बेनियाजी से कंधे अचकाए गए। वो मुँह ही मुँह में बड़बड़ा रही थी बल्कि चबा रही थी कि अचानक से साथ बोल उठा, ओह देखो तो ज़रा कौन आया है। सब ने एक साथ सर उठाकर देखा था। वहाँ इल्हाम खड़ी थी, हल्के से फ्रोजी गर्म कुर्ते के साथ चिकन की कैपरी पहने, सर पर बारीक सा स्कार्फ लपेट रखा था, ऊपर भारी भरकम सा सफ़ेद कोट पहन रखा था। सबके देखते ही उसने हाथ में पकड़ा सामान ज़रा ऊपर को उठाया। इल्हाम सबके लिए लंच लाई थी। साथ फ़ौरन से उठा और इल्हाम के हाथ से सामान पकड़ा। ओह इल्हाम जी, आपको नहीं पता कितना मिस कर रहा था मैं आपके हाथ का खाना। सरमत जो करीब ही सो रहा था साथ के पैर मारने पर उठकर बैठा और इल्हाम को देखते ही खड़े होकर सलाम किया। वो सभी इल्हाम की बहुत इज्जत करते थे। इलाया ने इल्हाम के लिए कुर्सी खींचकर आगे की और इब्राहिम, एक मिनट, ये इब्राहिम कहाँ गायब हो गया था? अभी तो वो आरिश के सामने मौजूद था। अगले ही लम्हे धुले धुलाए चेहरे के साथ बालों को सेट किए वो रेस्ट रूम से बाहर निकल रहा था। ओह इल्हाम आप, जैसे वो तो जानता ही नहीं था कि इल्हाम आई है। इलाया ने उसे घूरा। वो इल्हाम के करीब ही कुर्सी खींचकर बैठ गया। इस सब के दौरान इल्हाम ने चोर निगाहों से 2-3 दफ़ा फाइल्स पर झुके आरिश को देखा। वो इन सबसे कुछ फासले पर अपने कैबिन में बैठा था। मोटे से इंसाइक्लोपीडिया पर झुका वो 12 साला आरिश, फाइल्स के बंडल पर झुका वो 32 साला आरिश। हाय इंस्पेक्टर आरिश, फिर कुछ हिम्मत करके हिचकिचाई सी बोली। इलाया ने इल्हाम को देखा, फिर कुछ कहने को मुंह खोला। फिर आरिश ने चेहरा उठाया। इल्हाम पर नज़र पड़ती ही वो पल भर को रुका, फिर एक अब्रू अचकाई। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? 2 दिहाइयों में कोई कितना बदल सकता था? वो इतना ही बदल गया था। इल्हाम की मुस्कुराहट एकदम सिमटी। वहाँ हंसते बातें करते सब एकदम खामोश से हो गए। वो खिसियानी सी वालों को कान के पीछे रचती हंसती। हाँ नहीं तो वो बस इलाया ने जिक्र किया था तो। इब्राहिम ने एक तीखी निगाह आरिश पर डाली। आरिश उनकी सोच से ज़्यादा रूड और बदतमीज़ था उनके मुताबिक। आरिश ने इलाया की तरफ देखा। मैंने कब नाम लिया इसका? इलाया तो साफ मुकर चुकी थी। आरिश वापस फाइल्स पर झुक गया। इलाया फिर जल भूल गई। कुछ देर तक वो लंच करते गप्पे मारते रहे। आरिश अपने डेस्क पर बैठा मुसलसल अपनी उंगलियों में बॉल पॉइंट घुमाता फाइल्स पर झुका हुआ था। 1-2 दफ़ा उसने निगाह उठाकर उन सबके दरमियान बैठी इल्हाम को देखा। वो खा नहीं रही थी, बस उनके हंसी मजाक में कभी कभी हल्का सा हंसती थी। आरिश की यादाश्त में बहुत ज़्यादा चेहरे और आवाज़ें नहीं थीं, लेकिन वो सामने बैठी लड़की। आरिश ने सोचते सोचते भवें इकट्ठी की, फिर एक दफ़ा नज़र उठाकर उसे देखा और उलझे से दिमाग के साथ सर वापस झुका लिया। इब्राहिम साथ आरिश और इलाया इंटेरोगेशन रूम के बाहर कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने बैठे थे। वहाँ अंदर कमरे के वस्त में पड़ी मेज़ के एक तरफ सरमत और दूसरी तरफ उस औरत का बेटा बैठा था। मुकम्मल अंधेरे में डूबे कमरे में उनकी मेज़ के ऊपर एक अदद बल्ब लटक रहा था, जिसकी रोशनी में वो दोनों एक दूसरे की शक्ल साफ देख रहे थे। 4 साल पहले तुम्हारी माँ का मर्डर हुआ और तुम्हारा बाप मर्डर इल्ज़ाम में जेल चला गया। वो इल्ज़ाम नहीं, सच था। मुझे बात मुकम्मल करने दो पहले। सरबत ने तिरछी निगाहों से उसे घूरा। और तुम वो घर छोड़कर चले गए। 2 माह बाद तुमने यूनिवर्सिटी भी छोड़ दी, क्योंकि मेरे पास फीस के पैसे नहीं थे। वो लफ्ज़ चबा चबा कर बोला। सरबत ने एक सर्द निगाह उस पर डाली। फ़िलहाल तुम एक फैक्ट्री में मजदूरी कर रहे हो, और वो भी नकली शनाख्त के साथ। वजह पूछ सकता हूँ क्यों? वो लड़का खामोश रहा और बस खा जाने वाली नज़रों से सरमत को देखता रहा। सरबत ने 4 तस्वीरें निकालकर मेज़ पर रखीं। इनसे तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है? लड़के ने एक नज़र उन सब पर डाली और कंधे अचका दिए। मैं इन्हें नहीं जानता। सरबत मुस्कुरा दिया, अपनायत भरी सी मुस्कुराहट। मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ। वो फाइल्स में कागज़ सीधे करते हुए बोला। वो गुड कॉप और बैड कॉप खेलने में माहिर है।
बाहर बैठी इलाया ज़ेरे लब बड़बड़ाई। साद ने भी इस बात में सर हिलाया। मतलब? लड़के ने अजीब सी निगाह सरमत पर डाली। इस मामले में हम दोनों बराबर के बदनसीब हैं। वो माँ बाप जिन्हें हम बचपन से अपना सुपर हीरो मानते आते हैं। सरमत की बात अभी बीच में ही थी कि तुम मेरा वक्त ज़ाया कर रहे हो इंस्पेक्टर। वो फिसल रहा है, इब्राहिम ने स्क्रीन को घूरते हुए कहा। पता है, जब मैं भी बड़ा हुआ और मुझे पता चला कि मेरे माँ बाप सुपर हीरोज़ नहीं बल्कि मेरी तरह एक कमज़ोर ख़ताओं का मुजस्मा है, तो मुझे भी बिल्कुल ऐसी ही मायूसी हुई। पर कुछ चीज़ें हम बदल नहीं सकते। कुछ रिश्ते, कुछ ताल्लुकात वो हमेशा के लिए हमारे साथ जोड़ दिए जाते हैं। सरमत बहुत थके लहजे में बोल रहा था। बाहर उनसे कुछ फासले पर बैठा आरिश अनातर काम में उभरते सरमत के अल्फाज सुन रहा था। निगाह दूर खला में भटक रही थी। वो लड़का सरमत को देखता रह गया, एकदम खामोशी से। मेरा बाप जुए का आदी था और मेरी माँ। सरमत कहता कहता रुका। एक नज़र लड़के का जायज़ा लिया। लड़के की आंखें सुर्ख थीं, आंसू किसी भी पल गिरने को तैयार थे। मेरी माँ मुझसे बहुत काम करवाती थी और ख़ुद उस पैसे पर ऐश करती थी। लड़के ने टूटे से लहजे में एक तरह सरमत का जुमला पूरा किया। यस, वो बोल रहा है। इलाया ने सर उठाकर पीछे देखा। आरिश गायब था। इलाया ठटकी, भवें इकट्ठी हुई। ये कहाँ चला गया? मुझे काम से मसला नहीं था, लेकिन मेरी माँ कभी मुझसे खुश नहीं होती थी। उसे कभी मेरी परवाह ही नहीं होती थी। भले मैं किसी दिन ईंटें धोते धोते मर ही क्यों ना जाऊँ, या किसी इमारत पर काम करते करते मर ही क्यों ना जाऊँ। और वो जहर मेरा बाप लेकर आया था हम दोनों को मारने के लिए। वो दोनों एक जैसे ही थे, दोनों को यही सज़ा मिलनी चाहिए थी। कहता कहता वो फूट फूट कर रोने लगा। और बाकी 4 औरतें? सरमत खड़ा हो गया। मैं लफ्ज़ गले में ही अटक गए। सरबंद वो 4 तस्वीरें उसके सामने पटकीं। तुमने उस हर औरत की शक्ल में दरअसल अपनी माँ को बार बार कत्ल किया है। सरमत पूरी ताकत से चिल्लाया था। नहीं! लड़का एकदम चिल्ला उठा। नहीं नहीं नहीं, मैंने उन्हें कत्ल नहीं किया। सरमत ने सुर्ख आंखों से घूरा। तो किसने कत्ल किया है? मैं नहीं जानता। कोई है जो मेरा ये राज जानता है और मुझे मुसलसल धमकियां दे रहा था कि अगर मैंने उसका कहा ना माना तो मेरा राज फाश कर देगा। कौन है वो? सरमत कुछ ठंडा हुआ। मुझे नहीं मालूम, हमारी सिर्फ ईमेल के ज़रिए बात होती थी। वो मुझे एक पता बता देता था जहाँ पर हमेशा से एक औरत बुरी तरह तड़प रही होती थी, जिसकी आंखें फोड़कर उन पर कपड़ा बांधा गया होता था। मेरा काम उसका गला दबाकर उसकी तकलीफ़ दूर करना था ताकि वो मर जाए। वो लड़का कहता कहता एकदम खौफ से कांपने लगा। ये आसान नहीं है। मुझे उन औरतों को देखकर बहुत खौफ आता है। मुझे और औरतों को नहीं मारना। वो ज़ोर ज़ोर से दीवानावार चिल्लाने लगा और कुर्सी से उठकर नीचे ज़मीन पर गठरी बनकर बैठ गया। सरमत फाइल्स उठाता अपनी जगह से खड़ा हुआ, एक मलामत भरी नज़र उस पर डाली और फिर इंटेरोगेशन रूम से बाहर निकल आया। इलाया कुर्सी धकेलती उठी। पर वो शख्स। इलाया कुछ सोचे अपने डेस्क की तरफ चल दी। वो मर्डरर, साइकोपैथ यकीनन उस लड़के का इस्तेमाल सिर्फ अपनी मुसरत पूरी करने के लिए कर रहा था, जो कि उसे लड़के को ब्लैकमेल करके मिलती थी। हमें उस शख्स का पता लगाना होगा। पर एक मिनट। इलाया बड़बड़ाती रुकी और मुड़ी। इलाया उलझी क्योंकि आरिश बीच तफ्तीश ही उठ के चला गया था और अब पता नहीं कहाँ था। इलाया की उलझन बढ़ रही थी। उसे बिना बताए छोड़कर जाने वाले लोग सख्त नापसंद थे। कोई ना कोई वजह होती है और बामुताबिक इलाया को वजह बताना लाजमी है। आरिश मुसलसल दिमाग में ताने बाने जोड़ता घर की तरफ जा रहा था। इंग्लैंड से आने के बाद इसकी पोस्टिंग यहाँ एबटाबाद हुई थी। वो सैयदपुर वाले घर में रहना चाहता था, लेकिन एबटाबाद से सैयदपुर का फासला तकरीबन 2.5 घंटे तक का था और वो रोज़ के 5 घंटे सफ़र में गुजारने वाला नहीं था। उसने वहीं पुलिस स्टेशन से पैदल 10 मिनट के फासले पर एक अपार्टमेंट किराए पर ले लिया था। सर्दी की वजह से हाथ कोट की जेब में और मफलर तकरीबन आधा चेहरा ढके हुए था। खिलाफे मामूल उसने स्याह पी कैप ले रखी थी। चलते चलते वो किसी गैर मानूस एहसास के तहत रुका। फिर वो एकदम एड़े पर घूम गया। वहाँ पीछे दूर तक धुंध और स्याही में डूबी सड़क सुनसान पड़ी थी। कोई तो था। उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। सोचता वो और वापस अपने रास्ते पर चल दिया। घर के सामने पहुंचकर उसने जेब से चाबी निकाली। कुछ था, शायद कोई साया उसे कोने की दीवार के पीछे छुपता दिखाई दिया था और अगले ही पल वो ख्यालात झटकता दरवाज़ा खोल के अंदर चला गया। इल्हाम कितनी ही देर खुद में बैठी मुस्कुराए जा रही थी। सामने मेज़ पर डायरी खुली पड़ी थी। मुझे नहीं पता था तुम्हारी याददाश्त इतनी कमज़ोर होगी आरिश।
वो दिल ही दिल में बोली। सोचते सोचते एक निगाह सामने दीवार पर लगी क्लॉक पर गई। रात के 10 बज रहे थे और इलाया अभी तक घर नहीं आई थी। आज तो उसे काम से जल्दी फारिग होना था। सोचती डायरी बंद करने लगी, फिर उसकी डोरी लपेटी और उसे वापस दराज में रख दिया। आहिस्तगी से वो कमरे के साथ बने ओपन किचन का बैक डोर खोलते घर की पिछली तरफ बाहर आया था। वो जगह अमूमन सिर्फ कचरा फेंकने के लिए इस्तेमाल होती है। पाकिस्तान के पब्लिक कचरा बाजार। एक ताहट बड़े तासुरात लिए वो कचरे से बामुश्किल अपने जूते बचाता घर के पिछली तरफ आया। एक हाथ कोट के अंदर छुपी पिस्टल पर था। दबे कदमों से चलता वो कोना मुड़ा। वहाँ उसके कमरे की खिड़की खुली थी। वो एकदम ठटका। वहाँ खिड़की के नीचे एक स्याह होला खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था। आरिश की भवें सुकड़ी, जबड़ा तना, वो होला। वो तेज से कदम उठाता इस होले के सर पर पहुंचा और उसकी हुडी की बड़ी सी फरी हुड से पीछे पकड़कर उसे पीछे किया। कद आरिश के सामने इस कदर कम था कि वो आराम से उसे हवा में उठा सकता था। हे इडियट, छोड़ो! वो जनाना आवाज़ में चिल्लाती मुड़ी थी और फिर अगले ही लम्हे आरिश को सामने देखकर उसका सांस सीने में ही अटक गया। तुम तो अंदर गए। क्या मैं इससे भी ज़्यादा गैर इखलाकी हरकत एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मिस इलाया? आरिश के माथे के तेवर साफ बता रहे थे कि उसे इलाया की यह हरकत कितनी नागवार गुजरी थी। इतने में इलाया संभलती सीधी हुई। मैं तीसरे सस्पेक्ट की जासूसी कर रही हूँ, कमाल बेनियाजी से कहा गया। आप मुझे स्टॉक कर रही हैं? इलाया ने कंधे अचकाए, गोया वो बिल्कुल सही है और इसे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। आरिश ने हाथ में पकड़ा पिस्टल इलाया के कान के नीचे गर्दन पर रखा। चेहरे पर नागवारियाँ यहाँ थी। इलाया के पूरे वजूद में एक सर्द लहर दौड़ गई। उस एक लम्हे के लिए इलाया को आरिश के माथे के बलों से सख्त खौफ आया था। फटी आंखों से वो आरिश की आंखों में देखे गई। आरिश ने चेहरे पर ढेरों संजीदगी लिए पिस्टल वाला हाथ वापस नीचे गिरा दिया और खामोशी से वापस अपने घर की तरफ चल दिया। अगले कुछ पल इलाया समझ नहीं पाई कि वो शर्मिंदा हो या शुक्र करे। आरिश ने घर में दाखिल होते हुए दरवाज़ा पूरी कुव्वत से बंद किया था। आह मेरे खुदाया! धम की आवाज़ पर इलाया का हाथ सीधा सीने पर गया था। फिर उसी हाथ से गर्दन को छुआ जहाँ कुछ देर पहले पिस्टल रखी गई थी। बदतमीज़! बड़बड़ाती वो सड़क की तरफ चल दी। तो यहाँ भी बदतमीज़ आरिश ही था। ओह इलाया, ओह!